वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओल्ड चैनल जुडिशियस। नेचर एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट आज के दो टॉपिक्स हैं। शुरुआत करेंगे विद द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के नेचर के अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो डिफाइन करती हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन कर रहा है। इसके कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज यूनिवर्सल, सेकंड गोल ओरिएंटेड, थर्ड इंटीग्रेटिव, फोर्थ डायनेमिक, फिफ्थ मल्टी डिसिप्लिनरी, सिक्स्थ सोशल प्रोसेस, सेवंथ डिसीजन मेकिंग, एट्थ फंक्शन बेस्ड, नाइन्थ हायरार्किकल एंड टेंथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। वन बाय वन वील गो थ्रू ईच वन ऑफ देम। फर्स्ट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल है। अगर कोई बिजनेस रन किया जा रहा है प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से तो वहां पर भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, तो क्या उसको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी, उनको भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। वहीं अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। और लास्ट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो कहने का मतलब है कि चाहे ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कुछ भी हो, उन सभी को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कहा गया। सेकंड गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट फोकस करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और ये करने के लिए वो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको प्लान और कोऑर्डिनेट करता है ताकि स्पेसिफिक टारगेट अचीव किए जा सके। चाहे वो टारगेट रिलेटेड हो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, चाहे वो टारगेट हो ग्रोथ के रिलेटेड, और चाहे वो टारगेट हो सर्विस डिलीवरी के रिलेटेड। थर्ड इज इंटीग्रेटिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल की तरफ काम करने के लिए मैनेजमेंट डिफरेंट तरह की रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आता है, उन्हें इंटीग्रेट कर देता है। चाहे वो रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, और या फिर मटेरियल रिसोर्सेज हो, तो इन सबको इंटीग्रेशन का काम, एक साथ लाने का काम भी मैनेजमेंट का है, इसलिए इसको इंटीग्रेटिव इन नेचर भी कहा गया। फोर्थ इज डायनेमिक इन नेचर। मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो डायनेमिक हैं और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही हैं, क्योंकि मैनेजर्स को जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके साथ अपनी कंपनी को अडेप्ट करवाना होता है। हम सभी जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो चाहे इंटरनल एनवायरनमेंट हो, कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। चाहे वो चेंजेस टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो चेंजेस मार्केट ट्रेंड्स से रिलेटेड हो, या फिर रेगुलेटरी यानी लीगल फ्रेमवर्क के रिलेटेड हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और एम्प्लॉइज के रिलेटेड हो। ये जो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट थ्री दिख रहे हैं आपको, टेक्नोलॉजी, मार्केट और रेगुलेटरी, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। और सिमिलरली जो लास्ट वाला है इंटरनल एनवायरनमेंट का फैक्टर है कल्चर एंड एम्प्लॉइज, ये भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर यानी कल्चर एंड एम्प्लॉइज को ज्यादा बेहतर तरीके से कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, मैनेज कर सकती है, क्योंकि वो उसके इंटरनल है। मगर फर्स्ट थ्री टेक्नोलॉजी, मार्केट और रेगुलेटरी क्योंकि एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए इनके साथ अडॉप्ट करना नेसेसरी हो जाता है। नेक्स्ट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। ऑर्गेनाइजेशनल के जो चैलेंजेस होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनको समझने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट अलग अलग फील्ड से उनके प्रिंसिपल्स को यूज करता है। चाहे वो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हो जो सप्लाई और डिमांड या प्राइस और क्वांटिटी की बातें करते हैं, उनको भी, उनके प्रिंसिपल्स को भी यहां पर मैनेजमेंट यूज करेगा। फिर क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। ये अलग फील्ड है बिल्कुल, मगर इसके प्रिंसिपल्स भी यूज करे जाएंगे। फिर सोशियोलॉजी, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आते तो वो सोसाइटी में से ही हैं, तो हमें सोशियोलॉजी की भी स्टडी यहां पर करनी पड़ेगी, वहां के प्रिंसिपल भी मैनेजमेंट इंक्लूड करता है। और लास्ट इंजीनियरिंग। अगर हम अपने प्रोसेसेस का बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमें इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स भी लेने पड़ेंगे। कहने का मतलब यहां पर यह है कि मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी है और वो अलग अलग फील्ड्स के प्रिंसिपल्स को यूज करता है। नेक्स्ट इज सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट बिल्कुल एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर लोगों के बीच में यानी एम्प्लॉइज के बीच में, सप्लायर्स, वेंडर, सारे ऑल दीज आर पीपल, इन सब के बीच में इंटरेक्शंस हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है आपको कंपनी के अंदर, तो यहां पर रिक्वायरमेंट होगी ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ मोटिवेशन। कौन सा एम्प्लॉय
मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी सैलरी बढ़ना या इंसेंटिव आ जाना उससे मोटिवेटेड होता है, और कौन सा एम्प्लॉय रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन से मोटिवेट होता है। तो इन सब चीजों की भी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत जरूरी है, इसलिए इसको नेचर में सोशल प्रोसेस भी कहा गया। सेवंथ इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही कुछ डिसीजंस लेता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रिलेटेड डिसीजंस हो, रिसोर्स एलोकेशन के डिसीजंस हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिसीजंस हो, या फिर रिस्क मैनेजमेंट के डिसीजन। एट्थ इज फंक्शन बेस्ड। मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, कैसे? कुछ की फंक्शंस को परफॉर्म करके। ये हमने पिछले सेशन में भी की फंक्शंस के बारे में बात करी थी। ये फंक्शंस थे, प्लानिंग का फंक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन हो गया, फिर लीडिंग का फंक्शन हो गया और कंट्रोलिंग का फंक्शन। तो मैनेजमेंट एक फंक्शन बेस्ड इसका एक नेचर है। नाइन्थ इज हायरार्किकल। मैनेजमेंट हमेशा एक हायरार्की के स्ट्रक्चर में ऑपरेट करता है, जहां पर लेवल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती रहती है, और ये इंश्योर करती हैं कि रिपोर्टिंग की लाइंस, मतलब कौन एम्प्लॉय किस मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, वो बिल्कुल क्लियर होती हैं। इससे एक तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी टास्क हैं उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है, उसमें हेल्प मिलती है, प्लस किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना वो भी यहां पर आसान हो जाता है। टेंथ एंड द लास्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसा हमने देखा बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि स्टैटिक नहीं है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, इसी तरह मैनेजमेंट भी कंटिन्यूअसली ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगी और कांस्टेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मैनेजर्स को सारी पॉलिसीज के अंदर। तो मैनेजर्स की अगर बात करें तो मैनेजर्स को कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने कहा, अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को असेस करना है, इश्यूज क्योंकि नए नए इश्यूज अराइज होते रहेंगे उनको कंटिन्यूअसली एड्रेस करना है, और लास्ट में अपनी स्ट्रेटजीज को कंटिन्यूअसली रिफाइन करते रहना है, ये इंश्योर करते हुए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ट्रैक पर रहे। ट्रैक से यहां पर मतलब है जो उसने अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी या उसने काम करना स्टार्ट करा था, वो ऑब्जेक्टिव वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर पाए। कंक्लूजन यहां पर ये निकलता है कि ये जो एस्पेक्ट्स हैं मैनेजमेंट के नेचर के, वो हाईलाइट करते हैं कि एक इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर्स को कितनी कॉम्प्लेक्सिटी और एडेप्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। ये एस्पेक्ट्स ये भी एम्फसाइज करते हैं कि कितना क्रिटिकल रोल एक मैनेजमेंट प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अचीव करने में। अब आते हैं हम आज के दूसरे और लास्ट टॉपिक, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट का पर्पस है कि वो ये इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशंस इफेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। प्राइमरी पर्पसेस अगर हम मैनेजमेंट के देखें तो वो है, नंबर 1 अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, नंबर 2 मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, नंबर 3 coordinating activities, number 4 facilitating adaptation and innovation, number 5 motivating and leading people, number 6 decision making and problem solving, number 7 ensuring organizational stability, number 8 resource allocation, number 9 building positive organization culture, and the last is achieving competitive advantage. Talking about the first purpose, that is achieving organizational goals. ऑर्गेनाइजेशन के सारे एफर्ट्स, सारे रिसोर्सेज और सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है जो उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में उसने मेंशन करा था, और साथ ही साथ वो अपने मिशन को फुलफिल कर पा रही है। सेकेंड, मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट का एम होता है कि जो भी रिसोर्सेज एक कंपनी के पास अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। हम सभी जानते हैं रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, देयर इज ऑलवेज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट यहां पर ये एम करता है कि सारे प्रोसेसेस को इंप्रूव करके, वेस्ट को रिड्यूस करके और सारी एक्टिविटीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर रन कर ये इंश्योर हो जाए कि रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो रहा है। थर्ड इज कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। मैनेजमेंट सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये इंश्योर करते हुए कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, और उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी टीम्स हैं वो साथ में हार्मोनियसली एक साथ एकजुट होकर ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करें। फोर्थ, फैसिलिटेटिंग एडेप्टेशन एंड इनोवेशन। मैनेजमेंट का ये काम है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करे कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मार्केट के ट्रेंड या टेक्नोलॉजी या बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स के चेंजेस के साथ खुद को अडॉप्ट करे, इनोवेशन को आगे बढ़ाते हुए और फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव रहते हुए भी। पांचवा है मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल। मैनेजमेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को, उन्हें सपोर्ट करता है, उनको रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करता है ताकि एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट
उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हो सके, जिससे ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। सिक्स्थ इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैनेजमेंट हमेशा हेल्प करता है सिचुएशंस को एनालाइज करने में, जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको एवेल्युएट करने में, और फाइनली सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने में, जिससे कि इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाए, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी वहां पर दिखती है तो उनको उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज किया जा सके, कैपिटलाइज कर सके। सेवंथ इज एंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, रिस्क को मैनेज करते हुए, ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हुए, और ये इंश्योर करते हुए कि जो भी लीगल कंप्लायंस है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उन सब को फॉलो किया जा रहा है। एट्थ इज रिसोर्स एलोकेशन। इसके अंदर बजटिंग आएगा, स्टाफिंग आएगा, और टास्क की प्रायोरिटाइजिंग आएगा, जिससे कि ये इंश्योर हो जाएगा कि रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं वो वहीं पर यूज हो रहे हों जहां पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, वेयर दे आर हैविंग अ ग्रेटेस्ट इंपैक्ट। नाइन्थ इज बिल्डिंग अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मैनेजमेंट ही है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ वैल्यूज को सेट करता है, कुछ एथिक्स को सेट करता है, कुछ एक्सेप्टेबल बिहेवियर को सेट करता है, जिससे कि ना सिर्फ वो ओवरऑल वर्क एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, बल्कि एक एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन लेवल को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। And the last is achieving competitive advantage. मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मार्केट एनालिसिस और कंपनी की यूनिक कॉम्पिटेंसी, यानी जिसको यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, को डेवलप करके उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल अलग दिखाता है, बिल्कुल डिफरेंट कर देता है, ताकि वो कस्टमर को अलग से अट्रैक्ट कर सके और हेंस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस डिस्कशन से कि जो पर्पस है मैनेजमेंट का वो ये है कि कलेक्टिवली इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली ऑपरेट करे, ऑर्गेनाइजेशन अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ खुद को आसानी से अडॉप्ट कर पाए, और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इफेक्टिवली अचीव करे, और ये सब करते हुए वो अपने स्टेक होल्डर्स, फिर चाहे वो उसके एम्प्लॉइज हो, चाहे वो उसके कस्टमर्स हो, चाहे उसके सप्लायर्स हो, चाहे उसके वेंडर्स हो, उन सबको कंटिन्यूअसली वैल्यू भी प्रोवाइड करती रहे। So with this, I wind up this session. Thank you so much for listening. Hope you liked the video and understood the topic. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.